लास्ट क्लास में बच्चों हम इन टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ रहे थे। टर्मिनोलॉजी में हमने मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी समझ ली थी, उसमें बस एक और बची थी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने हाइब्रिड विगर समझा था, याद करिए। हाइब्रिड विगर में समझा था कि कैपिटल ए स्मॉल बी का क्रॉस स्मॉल ए कैपिटल बी से कराते हैं तो प्रोजेनी में ए स्मॉल बी बनता है। बताइए, इसमें डोमिनेंट ट्रेट था एक, इसमें डोमिनेंट एक, इसमें कितने आ गए थे? दो। क्या ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से सुपीरियर है? ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से सुपीरियर होना, इसी को नाम दिया जाता था हाइब्रिड विगर, या एक नाम और बोलो, हेटेरोसिस। ये बच्चों हमने लास्ट क्लास में समझा था। इसी में ही एक टर्म और इससे मिलती जुलती आती है और वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले तो बच्चों इनब्रीडिंग का मतलब क्या है? अगर हम सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कराएं तो सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करना, उसी को नाम दिया जाता है इनब्रीडिंग। जैसे मान लीजिए एक प्लांट का जीनोटाइप टी स्मॉल टी है, इसका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कराया। बताओ दोनों का जीनोटाइप क्या सेम है? सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करना, इसी को नाम दिया जाता है सेल्फिंग। ये सेल्फिंग शब्द तो बोला जाता है प्लांट के लिए। प्लांट में तो हम बोल देते हैं कि सेम जीनोटाइप का क्रॉस हुआ मतलब सेल्फिंग है, लेकिन एनिमल में सेल्फिंग शब्द बोलना गलत होता है, इसीलिए एनिमल के अंदर वर्ड बोल दिया जाता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग शब्द किसके लिए बोला जाता है? एनिमल। तो प्लांट में तो सेल्फिंग बोल देते हैं, लेकिन एनिमल में इनब्रीडिंग शब्द बोला जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एक प्लांट लिया, उसका जीनोटाइप यहां पर ले लिया, यही वाला ए बी स्मॉल बी, मतलब एक तरह से ये हाइब्रिड विगर ही था। ये हाइब्रिड विगर था। आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें डोमिनेंट ट्रेट की अगर हम बात करें, बताओ इसमें डोमिनेंट ट्रेट कितने? दो। एक डोमिनेंट ट्रेट ये है, एक ये है, मतलब डोमिनेंट ट्रेट दो है। अब बच्चों इसका क्रॉस इसी के साथ किया गया, मतलब वही इनब्रीडिंग की गई। इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट पूछा जाए तो इसमें भी दो है। सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करना, आप सभी जानते हैं इस प्रोसेस का नाम इनब्रीडिंग कहलाता है। दोनों का जीनोटाइप आप ध्यान से देखिए, जो इधर है वही इधर है, सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस हो रहा है, इसको क्या नाम दे देंगे? इनब्रीडिंग। अब जब ये इनब्रीडिंग कराते हैं तो इनब्रीडिंग कराने के बाद एक चांस है, ये हमेशा होगा कोई जरूरी नहीं। इनब्रीडिंग कराने के बाद ये चांस होता है कि इधर से बच्चों स्मॉल है, इधर से स्मॉल है, इधर से स्मॉल बी, इधर से स्मॉल बी, क्या आ सकता है? और बिल्कुल आ सकता है। इधर से स्मॉल है, इधर से स्मॉल है, इधर से स्मॉल बी, इधर से स्मॉल बी आ सकता है। अब आप बताओ ये डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव, ये काउंट नहीं होगा, ये भी रिसेसिव। अब मैं आपसे पूछूंगा यहां पर डोमिनेंट ट्रेट कितने? जीरो। अच्छे से बताइए, पेरेंट में कितने थे? दो, और बच्चे में? तो जब ये इनब्रीडिंग कराई, डोमिनेंट ट्रेट क्या खत्म हो गए? अरे दो से कितने आ गए? जीरो आ गए। तो इनब्रीडिंग कराने पर डोमिनेंट ट्रेट का लॉस हो जाना, हाइब्रिड विगर का लॉस हो जाना, इसी को बच्चों नाम दिया जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब मुझे यहां बताइए, यहां पर पेरेंट्स ज्यादा अच्छे हैं या बच्चे? क्या पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे इनब्रीडिंग हुई बच्चे में एक तरह से डोमिनेंट ट्रेट खत्म हो गया, तो पेरेंट्स ने देखा कि बच्चों में डिप्रेशन आ गया, इसका मतलब इनब्रीडिंग कराने पर डिप्रेशन का आना, इसी को नाम दिया जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डोमिनेंट ट्रेट का लॉस हो जाना, पेरेंट देख रहे हैं कि बच्चों में ये क्या हो गया, डिप्रेशन हो गए, इसलिए बच्चों यहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर बार इनब्रीडिंग से डिप्रेशन आए कोई जरूरी नहीं, ये डिप्रेशन केवल एक चांस है। अगर मैं यहां पर इन दोनों का एग्जैक्ट क्रॉस कराऊं तो इन दोनों के क्रॉस से आगे मैं सिखाऊंगा 16 का चेकर बोर्ड बनेगा।
इस 16 के चेकर बोर्ड में यहां पर जैसे इधर से ए, इधर से ए, इधर से बी, इधर से बी, क्या बन सकता है? अरे बिल्कुल बनेगा। ऐसे हम यहां पर और भी बनाते जाएंगे, लेकिन एक चांस है, क्या स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल बी आ सकता है? अरे एक चांस है, बताओ ये बनने का चांस 1 है, कितने में से? 16 में से, तो इसके बनने के चांस 1/16। अब ये हमेशा नहीं होता कि इनब्रीडिंग कराएंगे तो डिप्रेशन होगा ही होगा, ये केवल एक चांस है। आपसे पूछा जाए क्या इनब्रीडिंग कराने पर डिप्रेशन आता ही आता है? कोई जरूरी नहीं है। इनब्रीडिंग के बाद हमेशा डिप्रेशन आए, कोई जरूरी नहीं होता है। अच्छा यहां पर मुझे बताओ, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, क्या ये नहीं आ सकता है? अरे आ सकता है। बताओ डोमिनेंट ट्रेड कितने? 2। तो क्या इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहें? नहीं, इसको नहीं कहेंगे। अच्छा यहां पर ए स्मॉल बी स्मॉल बी, डोमिनेंट ट्रेड कितना? 1, क्या इसको कहें? नहीं कह सकते। यहां 2 है, उससे कम है मतलब डिप्रेशन। अरे बात समझे ना, पेरेंट्स से अगर कम आ रहा है मतलब एक तरह से वो क्या है? डिप्रेशन। जरूरी कि सारे खत्म हो, पेरेंट्स में अच्छे थे, बच्चों में भी अगर बेकार आ रहा है तो वो एक तरह का क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। बात समझ में? अच्छा दोनों टर्म अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ध्यान से बताइएगा। बच्चे पेरेंट्स से अच्छे, टर्म का नाम हाइब्रिड विगर। लेकिन इनब्रीडिंग कराने पर क्या कैरेक्टर लॉस हो सकता है? प्रोसेस का नाम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कहने के लिए? लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर, loss of hybrid vigor due to inbreeding, loss of hybrid vigor due to inbreeding is called is called is called inbreeding depression. Is called inbreeding depression. Clear? और यहां पर ये इस तरह से बना भी लो। और ये याद रखना, क्या हर बार इनब्रीडिंग से डिप्रेशन आता है? यह कोई जरूरी नहीं है ना। ये तो जीनोटाइप है। हाँ, नहीं इससे जो रिजल्ट बनेगा, मान लीजिए जैसे कुछ फ्लावर कलर या जो भी आएगा वो ट्रेट, इससे जो फिनोटाइप आएगा। अगले पार्ट में हम समझने जा रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन मतलब कौन कौन से टाइप के गैमिट्स बनेंगे, इसके बारे में बच्चों को समझेंगे। जब हम गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं तो गैमिट बनाते टाइम जो प्रोसेस चलती है उसे हम मियोसिस कहते हैं। आपको समझाने के लिए ये बच्चों एक 2n सेल है। इस 2n सेल के अंदर जब मियोसिस की प्रोसेस होगी तो मियोसिस की प्रोसेस के बाद n सेल बनेगी, और यही n सेल कहलाती है गैमिट। मियोसिस के बाद रिजल्टेंट सेल गैमिट होती है। गैमिट की खास बात ये होती है कि इसमें दो में से कोई एक ही एलील होता है। जैसे यहां पर दो एलील है, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो गैमिट में कोई एक ही होगा। गैमिट में दो में से कोई एक एलील प्रेजेंट होता है। गैमिट कौन कौन से बनते हैं इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर बच्चों आपको टाइप्स ऑफ गैमिट्स निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है, 2 की पावर n फॉर्मूला बहुत आसान है। लेकिन बच्चों को यहां यह समझ में नहीं आता कि n क्या चीज है। इस n को कहा जाता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर।
नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ये हेट्रोजाइगस पेयर कितने, याद रखना ये हेट्रोजाइगस की बात कर रहा हूं, होमोजाइगस। अच्छा, इससे तो बच्चों टाइप्स ऑफ गैमेट निकल जाए। अब वो गैमेट कौन कौन से बनेंगे, इसको निकालने के लिए हम जो मेथड काम में लेते हैं, इस मेथड का नाम है फोर्क लाइन मेथड। बच्चे यहां पर बहुत गलतियां करते हैं। फोर्क लाइन मेथड किसके लिए यूज करते हैं, गैमेट बनाने के लिए। तो गैमेट का पता करने के लिए जो मेथड लगाते हैं वो फोर्क लाइन मेथड। इस फोर्क लाइन मेथड में अगर बच्चों आप लोगों को कहीं पर भी होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिले तो आप बस एक सीधी लाइन खींच लेना, और कहीं पर हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिले तो आप बच्चों यहां पर ऐसे फोर्क बना लें। सीधी सी बात है, होमोजाइगस है तो सीधी लाइन, हेट्रो है तो फोर्क बनाओ। आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां एग्जांपल लिया मैंने कैपिटल ए का। सबसे पहले आप ही मुझे बताइए एन की वैल्यू कितनी, बताओ एन क्या चीज है, हेट्रोजाइगस। बताओ ये क्या है, तो बताओ क्या इसको काउंट करेंगे, तो एन की वैल्यू आ गई 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू, कैसे एक गैमेट बनेगा। अच्छा, अब इससे कौन सा गैमेट बनेगा वो कैसे पता करें, तो उसको पता करने के लिए पहले बताओ, अगर ये होमोजाइगस है तो इसके लिए हम यहां पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, और ये जो सेल बनी इसी को हम कह देंगे गैमेट। मतलब ए से कितने टाइप का गैमेट बनता है, एक, और वो कैपिटल है। अरे बात समझ में। अब मैं आपसे यहां आगे पूछूंगा, कैपिटल ए स्मॉल है, बताओ यहां पर एन की वैल्यू क्या काउंट करेंगे, एन की वैल्यू अगर 1 है तो 2 की पावर इज इक्वल टू, अब बताइए 2 कौन से बनेंगे, सोल्व कर सकते हो, बताइए होमोजाइगस से या हेट्रो, क्या करें, फोर्क बना लो। अब फोर्क बनाने के बाद एक तरफ लिख लो कैपिटल ए, एक तरफ लिख लो स्मॉल ए, ये गैमेट्स बन गए। सीधी सी बात है, हेट्रोजाइगस से तो अलग अलग कर दो, ये गैमेट्स बन गए, तो ये दो गैमेट्स यहां बन गए। अगला मैंने यहां पर लिया और वो लिया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। सभी बच्चे से बताना, ये काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, क्यों, होमोजाइगस है। एन की वैल्यू 2 की पावर इज इक्वल टू, क्या वो वन गैमेट बना सकते हो, बताओ। पहले पेयर को देखो होमो हिट्रो, क्या करें, सीधी लाइन और कैपिटल है। अब बच्चों अगले को सोल्व करना तो नीचे नहीं, इसके आगे यहां डॉट लगा के बताओ अगला पेयर कैसा है, तो सीधी लाइन और कैपिटल बी। बताइए क्या कैपिटल ए कैपिटल बी बना, तो इससे एक टाइप का गैमेट बना जो कि था कैपिटल ए कैपिटल। अगला लेते हैं, इस बार बच्चों मैंने यहां पे ले लिया ए स्मॉल ए कैपिटल बी। कैसे गैमेट बनाएंगे, कितने बनेंगे, दो बना सकते हो, मुझे बताइए क्या ये काउंट करेंगे, ये काउंट, बताइए एन की वैल्यू 1, 2 की पावर, क्या वो 2 हो जाएगा, सोल्व करो, बताओ। पहला पेयर हेट्रो तो 4 बना लो। अच्छा, अगला पेयर कैसा है, तो यहां पर भी सीधी लाइन और यहां पर भी सीधी लाइन, बताओ क्या बन गया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल स्मॉल। अच्छा, एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, गैमेट में इन दोनों में से कितना जाता है, एक, अरे दोनों में से एक ही तो आया, बताओ इन दोनों में से कोई एक, तो गैमेट में हमेशा दो में से कोई एक ही लेना है, दोनों लिख तो गलत होता है। एक एग्जांपल देता हूं, इस बार मैंने यहां ले लिया आर स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, और मैंने कहा गैमेट बनाओ, बना सकते हो, बताओ सबसे पहला पेयर। अच्छा, एन की वैल्यू निकालो पहले, तो क्या ये काउंट होगा, ये, क्या ये होगा, एन की वैल्यू 2 की पावर इज इक्वल टू, अब बताइए पहला पेयर हेट्रो, क्या करें, फॉर्क, आर लिख दिया स्मॉल आर लिख दिया, बताओ अगला सिंगल लाइन, इधर भी सिंगल लाइन, अगला फॉर्क कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी, बताओ अरेंज करो, कैपिटल आर कैपिटल जी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल जी कैपिटल जी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल जी, क्या बना सकते हो। तो इस तरह से 4 गैमेट्स बन जाएंगे। तो बहुत आसान सा तरीका है। ये तरीका हम किसके लिए लगा रहे हैं, क्या क्रॉस कर रहे हैं, गैमेट बना रहे हैं, गैमेट, गलती नहीं करना। आप लोग क्वेश्चन में पढ़ते नहीं हो कि गैमेट का क्वेश्चन है या क्रॉस का है, गैमेट बनाने के लिए हम सीख रहे हैं। क्लियर, चलिए इसको बनाओ फिर आगे क्वेश्चन करते हैं।
हाँ, हाँ, सब। बहुत होंगे। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल जी, कैपिटल आर, इससे गैमेट बनाएंगे। जल्दी से बनाओ सभी। बना लिया? कितने बने? चार। सबने बना लिए होंगे। यहाँ पर पहले कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग कर दिया होगा, बी स्मॉल बी को अलग कर दिया होगा, फिर यहाँ पर स्मॉल जी कर दिया होगा। यहाँ से फिर कैपिटल आर इस तरह से अरेंज करके आपने चार गैमेट्स बना दिए। सबका आंसर आ गया होगा इसमें, है ना? तो इस तरह से चार गैमेट्स बनाते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, जीनोटाइप जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज genotype of a plant is B small b, capital R small g, capital D, capital E. Genotype of a plant is ये है। Find out find out probability of probability of gamete contain small b, small r, small g, capital D, capital E genotype. Solve.
1/8। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, इधर ध्यान दो बेटे। आप लोग जिस तरह से इसको सोल्व कर रहे हैं ना, उससे आंसर तो आ जाता है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। मैं आपको कुछ सिंपल तरीका बताता हूँ। इधर ध्यान दो एक बार सभी। एक तरीका तो आपको सोल्व करने का ये था कि इधर से बी, इधर से स्मॉल बी, इधर से आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, और आगे आप इसको पूरा सोल्व कर। ऐसा करने से आंसर आ जाता है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा और गलती के चांस भी ज्यादा होते हैं। आप यहाँ पर एक सीधा तरीका लगाओ। अगर आप लोगों के पास कोई होमोजाइगस कंडीशन है, अगर होमोजाइगस कंडीशन है, जैसे कैपिटल टी है, बताओ इससे कितने गैमेट बनेंगे? अरे एक ही बनेगा। होमोजाइगस से तो एक बनेगा, तो इसमें केवल एक बनेगा, और वो भी टीटी है तो कैपिटल टी बनेगा। इसके बनने के चांस कितने हो जाएंगे? 1/1। अगर बच्चों आपके पास हेट्रोजाइगस है, तो इधर से यहां पर दो गैमेट बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। बताओ इसके बनने के चांस 1/2, इसके बनने के चांस 1/2। अरे वन बना है दो में से, तो 1/2। सीधी सी बात है, होमोजाइगस है तो 1, हेट्रोजाइगस है तो 1/2, और ऐसे आप सोल्व करें। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले इस पेयर को देखो सभी बच्चे, होमो है या हेट्रो है? हाँ, इधर से ये आने का चांस फटाफट बोलो, 1/2। हेट्रो है तो 1/2। बताओ ये वाला हेट्रो, तो ये आने का चांस 1/2। बताओ ये वाला होमोजाइगस, तो बोलो 1। इधर से इसके आने का चांस 1/2, इधर से ये आने का चांस 1, और सोल्व करोगे 1/8 आंसर, है ना? कैसे सोल्व करना समझ गए? सीधा तरीका है, होमोजाइगस से तो 1 करो, हेट्रोजाइगस से तो 1/2 करो और सोल्व करो। एक क्वेश्चन और लिखो। जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज ए स्मॉल ए, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल जी स्मॉल जी। जीनोटाइप ऑफ प्लांट इज, फाइंड आउट, फाइंड आउट परसेंटेज, परसेंटेज निकालनी है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ gametes contain, find out percentage of gametes contain following genotype। उसमें पहला कैपिटल ए, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल जी। दूसरा स्मॉल ए, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल जी। आगे आंसर बताओ। पहले का हाँ 12.5, दूसरे का 0 आ रहा है। चलिए इसको जब आपने सोल्व किया होगा, तो यहां से ये आने का चांस बोलो बच्चों 1/2। बताओ इधर से ये आने का चांस 1। अच्छा 1 क्यों? होमोजाइगस है, यहां से ये 1/2, और यहां से इसके आने का चांस 1/2। सोल्व किया होगा तो 1/8। ये 1/8 क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी। लेकिन आप लोगों से क्या पूछा है? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए जितने भी दिए हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आ जाएगा 12.5%। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से बच्चों स्मॉल आने का चांस 1/2। अच्छा यहाँ स्मॉल डी है, तो ये आने का चांस 0, क्योंकि बन ही नहीं सकता। यहाँ तो कैपिटल डी स्मॉल डी आ ही नहीं सकता। अच्छा स्मॉल ई आने का चांस 1/2, और ये आने का चांस 1/2, लेकिन 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर होल 0।
कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। इस तरह से 1/2 का कंसेप्ट लगाओ, सबसे आसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो। Which of the following, which of the following is a, is not a, ऐसे लिखना, is not a correct presentation of gamete, is not a correct presentation of gamete formed by, formed by a diploid organism. Which of the following is not a correct presentation of gamete formed by diploid organism? इसमें पहला यहां पर आता है AND, दूसरा BOOK बुक, थर्ड PEN, और चौथा SK स्मॉल वाई। आंसर आएगा। सेकंड में गलती क्या है? हमने अभी सीखा था अलील में, गैमिट में दो में से कोई एक। जैसे यहाँ ये दो है तो इन दो में से कोई एक ही आना चाहिए। यहाँ पर गलती क्या होगी? ओ कितनी बार आ गई? 2 बार। ये नहीं होना चाहिए। ओ कितनी बार आना चाहिए था? एक ही बार। यहाँ सब एक एक बार है, ये भी एक एक बार है, ये भी एक एक बार है, तो ये सब तो सही है, लेकिन ये वाला क्या है बच्चों? गलत, क्योंकि इसमें ओ 2 बार आ रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। लिखिए, इन ह्यूमन, in human, both male and female, in human, both male and female are heterozygous for, both male and female are heterozygous for capital A and capital B gene. Heterozygous for capital A and capital B, and both contain a X-linked gene, small d. Both contain a X-linked gene, small d. Find out probability of, find out probability of gametes formed in, find out probability of gametes formed in, पहला फीमेल, पहला फीमेल contain small a, small b, small d genotype, small a, small b, small d genotype. दूसरा मेल, मेल contain capital A, small b, small d genotype. आगे आंसर
चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, ध्यान दो एक मिनट। अगला वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, इसको सभी समझो। ये बच्चों एग्जाम में आने वाला सबसे मेन क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें यहाँ पर ये तो कहा है कि मेल और फीमेल में ए और बी के लिए कैसे हैं बच्चों, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस है तो जीनोटाइप बोलो, ए स्मॉल, ए बी स्मॉल, अरे यही होगा। अच्छा फीमेल में ये है, मेल में बोलो ए स्मॉल, ए बी स्मॉल। अच्छा दोनों में सेम ही क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दोनों में ऑटोसोम सेम है। अब आगे एक लाइन और जोड़ दी कि एक्स लिंक जीन डी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जैसे ये एक्स क्रोमोसोम है और इस एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन लगी है जो कि डी है। एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन लगी है जो कि क्या है बच्चों, स्मॉल डी। क्वेश्चन में स्मॉल डी लिखा है इसलिए हमने भी स्मॉल डी लिखा। अब आप सभी बच्चे जानते हैं फीमेल में बताओ कितने एक्स होते हैं, तो दो एक्स है तो इस एक्स के ऊपर भी स्मॉल डी ही लिखना है। अच्छा मेल में बताना, मेल में एक तो होता है एक्स क्रोमोसोम, अगला वाई। अब इस एक्स के ऊपर तो यहां पे लिख देंगे डी, लेकिन वाई के ऊपर डी क्यों नहीं लिखते? हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा है ये जीन एक्स लिंक्ड है ना कि वाई लिंक्ड। अब यहाँ पर बच्चों फीमेल के अंदर दो एक्स है तो मैं दो एक्स है इधर भी लिखूंगा डी, यहां भी लिखूंगा डी। बताओ एक्स के ऊपर डी डी क्यों लिखा, क्योंकि एक्स लिंक्ड है। अच्छा मेल में बताओ क्या होता है, एक्स और वाई, और एक्स के ऊपर डी लिख देंगे, वाई के ऊपर नहीं। समझ गए, इतना लिख लिया तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा। सभी बच्चे बताइएगा, यहां से इसके आने का चांस 1/2। हाँ 1/2 क्यों, हेट्रोजाइगस है। बताओ ये भी हेट्रोजाइगस है तो ये आने का चांस 1/2। बताओ इसके आने का चांस 1 क्यों, होमोजाइगस, अरे दोनों जगह सेम सेम ही तो है। होमोजाइगस है तो 1 है तो आंसर आ जाएगा 1/4। समझ में आया? अच्छा इसको सोल्व करो, यहां से इसके आने का चांस 1/2, यहां से इसके आने का चांस 1/2। लेकिन एक खास बात, यहां पे बच्चों जब इसको सोल्व करोगे ये कंडीशन क्या है, क्या ये हेट्रोजाइगस है, नहीं इसको कहते हैं हेमीजाइगस। इसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द बोला जाता है हेमीजाइगस। हाँ लेकिन ये बिहेव हेट्रो जैसे ही करता है। यहां से भी अगर हम लिखेंगे तो यहां से भी आने का चांस 1/2 ही रहेगा, क्योंकि हेमीजाइगस भी एक तरह से हेट्रो जैसे बिहेव करता है। अब यहां पर आंसर निकालोगे तो 1/8। तो फीमेल में तो आंसर आ गया 1/4, मेल में आंसर आया 1/8। समझ गए कैसे लिखना है? अगले वाले क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। लिखिए क्वेश्चन। ये वाला तो मैंने समझाया, सेम इसी तरह का होगा, बस उसमें हल्का सा डेटा चेंज कर देंगे। देखिए, इन ह्यूमन both male and female have similar autosomal genotype, similar autosomal genotype, r small r, t small t, capital D, capital D, r small r, t small t, capital D. So similar autosomal genotype, r small r, t small t, capital D, capital D, and both contain a X-linked gene. Both contain a X-linked gene, capital H. X-linked gene, capital H. Find out percentage of gamete. Find out percentage of gamete formed in पहला female contain small r, small t, capital D, small h genotype. दूसरा male, second male contain capital R, capital T, capital D, capital H genotype.
आ गया होगा आंसर, बताइए। यहाँ पे लिखा होगा आर स्मॉल आर टी स्मॉल टी टी डी। अब इस लाइन का मतलब क्या था? एक्स क्रोमोसोम पर कौन सी जीन लगी है? कैपिटल एच। अच्छा, फीमेल में कितने एक्स होते हैं? दो, तो दोनों पर क्या होगा? एक्स एच, एक्स एच। तो फीमेल में तो यहाँ लिखूंगा एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। अच्छा, मेल में क्या लिखूं? एक्स कैपिटल एच वाई। वाई के ऊपर क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है ना कि वाई लिंक्ड। इतना समझ गए? अब तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहां दम बचा है? इधर से ये निकालना हो तो 1/2। बताओ, ये आने का चांस 1/2, ये आने का चांस 1। अच्छा, ये आने का चांस 0। क्यों? यहाँ कैपिटल एच दिया है, जबकि आपसे पूछा है स्मॉल एच, तो ये तो बन नहीं सकता 0, तो आंसर आ जाएगा 0। अच्छा, इसको सोल्व करोगे, यहां से 1/2, यहां से 1/2, यहां से 1। बताइए, यहां से ये हेट्रो ही है, एक तरह का हेमिजाइगस है, लेकिन हेट्रो जैसा 1/2। आंसर इज 1/8। ये 1/8 क्या है? प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 12.5। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। गैमिट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांस वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैक्सिमम चांस है कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए, तो आपको हर तरह से इन क्वेश्चनों के आंसर देना आना चाहिए। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? क्वेश्चन में अगर कैपिटल एच लिखा है तो कैपिटल एच ही लिखिए, अपनी मर्जी से स्मॉल एच लिखा। क्वेश्चन में जैसा दिया जाए ना उसको फॉलो करें। तो गैमिट कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन यहाँ समझे। अच्छा, आगे बच्चों में आपसे कहूंगा, ऐसे कहूंगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे गैमिट बनाओ। बना लोगे? सबको आना चाहिए, मैं आगे पूछूंगा ये कई बार। कितने बनाओगे? 4। एक बनेगा आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, क्या सही है? हाँ, ये गलत है। मैक्सिमम बच्चे यही गलती आगे करेंगे। मैं आपसे जैसे कहूंगा गैमिट बनाना है, तो बच्चे क्या करते हैं? इन चारों को अलग अलग करके लिख देते हो, बन गई गैमिट। ये सबसे बड़ी गलती। किसी की कॉपी में ऐसा नहीं दिखना चाहिए, चाटा पड़ेगा। ऐसा नहीं दिखना चाहिए, है ना? अगर इधर से गैमिट बनाना है तो बिल्कुल तरीके से बनाओ। आर स्मॉल आर, इधर से क्या लिखोगे? वाई स्मॉल वाई, वाई स्मॉल वाई। फिर यहां से इनको अरेंज करके ये गैमिट बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। ऐसी गलती नहीं करना है, सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते। अच्छा, मैं कहूं, इससे जो गैमिट बनेंगे उनकी परसेंटेज बताओ, या उनकी उनका रेशो बताओ। इनसे जो गैमिट बनेंगे उनके बीच में रेशो बताओ। हाँ, अरे ये 4 गैमिट बनेंगे, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, क्या चारों इक्वली तो बने? तो बताओ इनका रेशियो क्या गया? 1:1:1:1। कितनी बार 1? अरे 4 गैमेट है तो 4 बार 1 कर दो। अरे ऐसे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में दिए, और बच्चा मेरे से यही क्वेश्चन आके पूछता है, सर आप सोल्व करो इसको। हाँ, बच्चा ये कहता है सर आप सोल्व करिए। अरे बहुत आसान है। अगला जो पार्ट हम समझने जा रहे हैं और वो है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म, मेंडलिज्म बच्चों वो टाइमिंग है या वो पीरियड जिसमें मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी टाइमिंग उसी पीरियड को ही हम मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। मेंडल के बेसिस पर जेनेटिक्स के इस तरह से देखा जाए तो 3 पार्ट है। एक होती है बच्चों मेंडल से पहले की जेनेटिक्स, जिसे हम प्री मेंडलिज्म कहते हैं। एक मेंडल वाली जिसे हम मेंडलिज्म नाम देंगे, और एक मेंडल के बाद वाली जिसे हम पोस्ट मेंडलिज्म कहते हैं। प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म। अब इनमें से प्री मेंडलिज्म में जितनी बातें सिखाई गई थी वो आज के टाइम पर अप्लाई नहीं होती, ना ही किसी बुक्स में वो लिखी जाती है। अब तो आज के टाइम पर ना अप्लाई हो रही है, ना ही अपनी इंसाइट उसको लिखना पसंद करती है, तो हम इनको पढ़ेंगे ही नहीं। प्री मेंडलिज्म हमारे किसी काम का ही नहीं। हमें जो पढ़ना है वो है मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म, क्योंकि उनकी बातें ही अपने एग्जाम में आती है, और एनसीईआरटी में भी वही लिखा है, तो हम भी उन्हीं को ही समझेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मेंडलिज्म के साथ, बाद में हम पोस्ट मेंडलिज्म पे जाएंगे। अभी ये जो मैं आपको स्टार्टिंग का इसमें थोड़ा पार्ट समझाऊंगा, ये सारा का सारा हिस्टोरिकल पार्ट है, तो इसको बस आप इसे सुन लीजिएगा। इसमें बच्चों जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये मॉड्यूल में से बस ऐसा आप याद कर लीजिएगा। इसको हम लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि लिखवाने में थ्योरी लिखवाने बहुत टाइम लग जाता है इसमें, तो आप डायरेक्ट इसको बस मॉड्यूल में से रीड कर लीजिए। इसको रीड करते टाइम मैं फिर कहूंगा, मेन बातें ईयर पे याद रखना। ज्यादातर जगह आप एनसीईआरटी में ईयर पे ध्यान नहीं देते,
लेकिन इस वाले में ईयर पे ध्यान देना है कि मेंडल ने किस ईयर में वर्क स्टार्ट किया था, कब कंप्लीट किया था, इसके ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग जो मैं समझा रहा हूं उसमें ईयर जो भी बताऊंगा वो आप लोग को सबको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। मेंडल की अगर हम पूरी बात करें तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रिगोर जोहान मेंडल। मेंडल की डेट ऑफ बर्थ आती है 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822 ये बच्चों मेंडल की डेट ऑफ बर्थ है। ये याद रखने की जरूरत नहीं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं कहूंगा डेटा वो याद रखिएगा। 22 जुलाई 1822 को ये ऑस्ट्रिया कंट्री के हाइजेंडोर्फ स्टेट के साइलेंसिया विलेज में पैदा हुए। ऑस्ट्रिया कंट्री, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। तो ऑस्ट्रिया कंट्री के हाइजेंडोर्फ स्टेट के साइलेंसिया विलेज में पैदा हुए थे। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जब ये अपनी एजुकेशन सारी कंप्लीट कर लिए तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल टीचर बने थे। वहां बच्चों को ये 3 चीजें सिखाया करते थे। ये बच्चों को फिजिक्स सिखाते थे, मैथमेटिक्स सिखाते थे और नेचुरल साइंस समझाते थे। नेचुरल साइंस का मतलब बायोलॉजी, यानी ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाया करते थे। जब बच्चों ये वहां पर स्कूल टीचर का काम कर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया जाए। इनकी सोच ये थी कि अगर हम 2 प्लांट का क्रॉस करें, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, दोनों का क्रॉस करें तो अगली जनरेशन में कैरेक्टर कैसे जाता होगा, कैसे ये इनहेरिटेंस होती है, इसको जानने की उनकी बड़ी इच्छा थी। इसी से रिलेटेड उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे। अच्छा, स्कूल टीचर तो थे ही, बाद में जाके इन्होंने ये रिसर्च का काम स्टार्ट किया था। अच्छा, स्कूल टीचर छोड़ने के बाद में ये एक सिटी थी ब्रून सिटी, जहां रहते थे उसके पास में, वहां गए। ब्रून सिटी में ये एज अ पादरी का काम करने लगे। मतलब एक चर्च के अंदर पादरी का काम करते थे, मोंक का काम करते थे। जिस चर्च में ये पादरी का काम करते थे उसी चर्च में एक छोटा सा गार्डन था और उसी गार्डन में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट सभी बच्चे जानते हैं पी प्लांट के ऊपर किए थे। अच्छा, ये पी स्वीट पी था या गार्डन पी? गार्डन पी, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे। इन्होंने बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे 1856। ईयर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1856 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इन्होंने जब पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे, वही चर्च के अंदर ही एक गार्डन था, उस गार्डन में ये काम करते थे। इन्होंने बच्चों अपनी लाइफ में कई सारे पी प्लांट ग्रो कराए। इन्होंने लगभग 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे। इन 7 साल के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, डाई हाइब्रिड क्रॉस किए, टेस्ट क्रॉस किए, रेसिप्रोकल क्रॉस किए, अलग अलग तरह के क्रॉस परफॉर्म किए। जितने भी ये क्रॉस करते थे, हर क्रॉस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। मतलब अपनी डायरी में, मान लीजिए आज उन्होंने कुछ सीड ग्रो किए तो अपनी डायरी में लिखते थे इस लाइन में मैंने इतने सीड्स आज ग्रो किए, फिर कितने दिन में उनमें जर्मिनेशन हुआ, कितने दिन में फ्लावर बना, कितने दिन में उनमें पॉलिनेशन करवाया। हर चीज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। ये रिकॉर्ड मेंटेन करना कहा जाता है कि मेंडल की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी माना गया। तो मेंडल हर चीज का रिकॉर्ड भी मेंटेन करते थे। जब इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए तो हर तरह के इन्होंने क्रॉस किए, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड सब किए। ये एक्सपेरिमेंट लगभग इन्होंने 7 साल तक किए थे, 1863 तक। बताओ कितने ईयर हो गए? 7 ईयर तक इन्होंने कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट किया। और इस दौरान इन्होंने लगभग 35,000 पी प्लांट पर काम किया होगा। मतलब 7 साल में इन्होंने अपनी लाइफ में 35,000 पी प्लांट को ग्रो करवाया था, एक दो भी नहीं, बहुत सारे पी प्लांट को इन्होंने ग्रो कराए और अलग अलग तरह से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया उसके कंक्लूजन लिखे। उन्होंने कंक्लूजन एक डायरी में लिखे। वो चाहते थे कि ये कंक्लूजन हम अब लोगों तक पहुंचाए। हर साइंटिस्ट की सोच यही होती है कि जितना भी वो कंक्लूजन निकालता है अल्टीमेटली दूसरों लोगों तक पहुंचाएंगे, और दूसरों से पहुंचाएंगे तभी तो लोग अपनी बातों को समझ पाएंगे। अगर कंक्लूजन हम अपने पास ही रख लेंगे तो जैसे अपनी डेथ होगी वो आगे कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो आगे तक कंक्लूजन पहुंचाने के लिए हमें लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा। बात आती है लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है साइंस की मैगजीन। साइंटिस्ट लोग इसी तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। आज के टाइम पर भी यही किया जाता है। मान लीजिए कोई भी साइंटिस्ट आज भी रिसर्च करता है तो रिसर्च करने के बाद वो ऐसा नहीं कि सबको व्हाट्सएप कर देता है, नहीं। वो रिसर्च करने के बाद वो जितना भी पेपर बनाता है उसे साइंस की मैगजीन में पब्लिश कराता है। तो इन्होंने भी यही किया। इन्होंने अपना पेपर बनाया, उस पेपर की एक हेडिंग डाली, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो प्लांट का आपस में क्रॉस किया और उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट थे।
उसके जो भी कंक्लूजन थे फिर उन्होंने वहां पे लिखना चालू किया, पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन थे सारे लिखे और वो एक साइंस की मैगजीन में इसको छापना चाहते। इस तरह से बच्चों जैसे ही मॉड्यूल है, ये बच्चों एक साइंस की मैगजीन है। इस मैगजीन का नाम था नेचर फॉरेस्टेंडरबेरी, जर्मन लैंग्वेज है, नेचर फॉरेस्टेंडरबेरी। इस मैगजीन में कई सारी साइंटिस्ट लोगों के पेपर छपते हैं। यहाँ पर पहला साइंटिस्ट का पेपर, उसके 4-5 पेजेस, फिर अगले साइंटिस्ट का पेपर, उसके 4-5 पेजेस, अगले साइंटिस्ट का पेपर, उसके 4-5 पेजेस, ऐसे कई साइंटिस्ट के पेपर होते हैं। इसी में ही एक पेपर मेंडल का भी छपा था। मेंडल ने यह पेपर पब्लिश किया था 1865 में। 1865 में मेंडल ने अपना काम इस मैगजीन के अंदर पब्लिश कराया था। बताओ कंप्लीट कब कर लिया था? 63, लेकिन पब्लिश कब करा रहे हैं? 65 में। कुछ टाइम उन्होंने पब्लिशिंग में टाइम लगा दिया था। 1865 में ये पेपर पब्लिश कराया। इस पेपर का यहां पर जो हेडिंग दी गई थी, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और इस मैगजीन का नाम क्या था? नेचर फॉरेस्टेंडरबेरी। जब ये मैगजीन में इनका पेपर छपा, ये मैगजीन दूसरे साइंटिस्ट लोगों के पास थी। मेंडल सोचते थे कि मेरा काम बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा काम है, पहली बार ऐसा काम हुआ है, तो लोग बाग मेरे काम की बहुत तारीफ करेंगे, मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन बच्चों ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मेंडल की ये मैगजीन साइंटिस्ट लोगों के पास गई, तो ज्यादातर साइंटिस्ट इस मैगजीन को पढ़ते नहीं थे। साइंटिस्ट लोगों को लगता था कि ये मैगजीन तो कोई खास नहीं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस मैगजीन को पढ़ा ही नहीं, और कुछ साइंटिस्ट ने जैसे मेंडल का काम पढ़ना चालू किया, आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने अपने काम में मैथमेटिक्स बहुत यूज की। तो जैसे ही वो मेंडल का काम पढ़ने लगता, मैथमेटिक्स देख के उसको बंद कर देता था कि ये तो हमें हाँ समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने तो पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, और किसी ने पढ़ने की कोशिश भी की तो उन्होंने मैथमेटिक्स देख के उस काम को पढ़ना ही बंद कर दिया। तो मेंडल को उतना कुछ एप्रिसिएशन, उतनी तारीफ नहीं मिली। तो मेंडल ने भी सोचा कि मेरे काम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे इतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मेरे काम में दिक्कत है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने काम को किसी अच्छे जानकार को दिखाऊं। उस जमाने में एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लेगली। कहा जाता है कि कार्ल लेगली का नाम उस जमाने में बहुत चलता था। कार्ल लेगली साहब से मिलने पहुंचे। कार्ल लेगली साहब को अपना पेपर दिखाया कि साहब मैंने पेपर छापा है, इसमें कोई गलती तो नहीं। कार्ल लेगली ने जैसे मेंडल की बातों को समझा, पढ़ा, तो उन्हें लगा कि ये रिजल्ट कैसे आ सकता है, क्योंकि ऐसा रिजल्ट पहली बार आया था। साइंटिस्ट लोगों के बीच में बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो एक दूसरे से जलते भी बहुत है ना, एक दूसरे से जिलेस बहुत रखते हैं, तो एक दूसरे से काफी जलते भी है। कार्ल लेगली साहब ने मेंडल को एक सजेशन दिया कि आपने जो काम किया है ये केवल पी प्लांट पर किया है। अब हम इस इनहेरिटेंस को तब अच्छे से मानेंगे जब यही रिजल्ट दूसरे प्लांट पे भी है। और बात में दम तो है कि अगर आपका रिजल्ट दूसरे प्लांट पे भी आ रहा है, तब तो हम कहेंगे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक है। मेंडल ने भी सोचा कि हाँ बात तो सही है कि मुझे किसी और प्लांट पे भी इन्हीं रिजल्ट को एक बार चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। मेंडल ने यहीं पर एक बड़ी गलती भी की। कार्ल लेगली साहब से पूछा कि आप ही मुझे बताइए किस प्लांट पे काम करना चाहिए। कार्ल लेगली साहब ने उनको कहा कि जाके एक हाइरेशियम का प्लांट आता है, उस प्लांट पर जाकर अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर। मेंडल ने भी यही किया। अपने गार्डन में आए, जहां पे चर्च के अंदर जो गार्डन था उसमें से सारे मटर को बाहर फेंका गया और वहां पर हाइरेशियम का पौधा लगाया गया। जब हाइरेशियम का प्लांट लगाया, उस पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किए गए, जो पी पर करते थे सेम एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन मेंडल को यहां सक्सेस नहीं मिली, रिजल्ट ही नहीं मिलता था। ये बात कार्ल लेगली पहले से ही जानते थे। कार्ल लेगली को पता था कि मेंडल को सक्सेस तभी मिल सकती है जब उस प्लांट में या तो सेल्फ पोलिनेशन हो या क्रॉस पोलिनेशन। उस हाइरेशियम के प्लांट के अंदर तो पार्थेनोजेनेसिस होगी, और जब पार्थेनोजेनेसिस होगी तो वहां मेंडल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे बच्चों वहां सक्सेस मिल ही नहीं सकती थी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो मेंडल ने कितनी भी कोशिश की, रिजल्ट नहीं आया। फिर वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसने अपना काम करना बंद कर दिए। फिर जिस चर्च में पादरी का काम कर रहे थे, बस उसी चर्च को संभालते रहे। फिर बच्चों टाइम बीतता गया और 1884 में जाकर फाइनली मेंडल की डेथ हो गई। तब तक मेंडल को कोई नहीं जानता था, किसी भी बुक में मेंडल का नाम नहीं था, मतलब मेंडल को कोई क्रेडिट नहीं मिला था, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था, और मेंडल की डेथ हो गई। फिर बच्चों टाइम बीतता गया और ईयर आता है 1900 का। इस 1900 में 3 साइंटिस्ट एक साथ मार्केट में आते हैं। इसमें बच्चों पहले साइंटिस्ट आते हैं और वो है कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और एरिक वैन शेरमैन। ये 3 साइंटिस्ट है। अच्छा, ये तीनों साइंटिस्ट 3 अलग-अलग कंट्री के, आपस में इनका कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तीनों अलग-अलग कंट्री के। कार्ल कोरेंस, इनकी बात करें तो ये रहने वाले हैं जर्मनी के। ह्यूगो डिवरीज ये रहने वाले हैं हॉलैंड के, और ये बच्चों यही ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जहां पर मेंडल रहता था। 3 साइंटिस्ट, सेम कंट्री, अलग अलग।
आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। इवन तीनों के प्लांट भी अलग अलग है। ये बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कॉर्न पर, मेज पर। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे इवनिंग प्राइम रोज पर, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। बताइए तीनों साइंटिस्ट सेम कंट्री के हैं, अलग? क्या तीनों के एक्सपेरिमेंटल प्लांट भी अलग है? और एक्सपेरिमेंट भी वही कर रहे थे, दो प्लांट का क्रॉस कराना, उनका हाइब्रिडाइजेशन कराना और अगली जनरेशन में चेक करना, जैसा मेंडल करता था। इन्होंने भी सेम उसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए, और जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए रिजल्ट मिले, तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम अपने रिजल्ट लोगों तक पहुंचाए। ये भी बड़े खुश हो रहे थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, यूनिक काम किया है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका मैंने आपको समझाया, साइंस की मैगजीन का यूज करो। अब बच्चों इन्होंने भी वही साइंस की मैगजीन का यूज करना चाहा, लेकिन अपना पेपर पब्लिश करने से पहले कंडीशन ये होती है कि आप अपना पेपर तभी पब्लिश कर सकते जब आपसे पहले किसी और ने ये काम पब्लिश नहीं किया। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हर कोई साइंटिस्ट ऐसा पब्लिश करते रहे, नहीं। वही पब्लिश करेंगे जिसने पहली बार कर दिया, ठीक है, बाद में आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते। अब बच्चों इन्होंने सोचा कि हम भी अपना पेपर पब्लिश कराएं, तो ये एक बार पहले पुरानी मैगजीन को देख रहे थे कि इसने पब्लिश तो नहीं किया। जब ये पुरानी मैगजीन को देख रहे थे तो एक बार इन्हें वही मेंडल वाली मैगजीन मिली, नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन। इसके बच्चों कुछ पेजेस पलटाए गए। पेजेस पलटाने के बाद यहाँ पर एक हेडिंग मिली, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बाय मेंडल, और फिर इस काम को इन्होंने पढ़ना चालू किया। तो जब इन्होंने मेंडल के इस काम को पढ़ना चालू किया तो इन्हें पता चला कि जो काम हम 1900 में कर रहे हैं, ये काम तो काफी साल पहले एक दादा करके जा चुका है। मतलब जो काम हम आज कर रहे हैं, ये काम तो बहुत पहले ही हो चुका है। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मेंडल को उसका पूरा सम्मान दिलाना चाहिए, और मेंडल को पूरा सम्मान दिलाने के लिए इनमें से ह्यूगो डिवरीज ने क्या किया था, मेंडल के इस कामों को इस पुरानी मैगजीन में से फाड़ा और उस जमाने की सबसे फेमस मैगजीन फ्लोरा में छापा गया। ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्लोरा में आपका पेपर छपता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसकी रैंकिंग एक बहुत अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। तो फ्लोरा में छापा। फ्लोरा बच्चों हर साइंटिस्ट पढ़ता है, तो सारे साइंटिस्ट के पास फ्लोरा मैगजीन गई, मेंडल के काम को पढ़ा गया, समझा गया। तो फिर लोगों को लगा कि वाकई में मेंडल के काम में तो बहुत दम था, तो उसके काम में बहुत दम था। मेंडल भी ऊपर से देख रहा होगा, इनको अब समझ में आ रहा है। पहले जब जिंदा था तब तो समझ में नहीं आया, अब इनको समझ में आ रहा है। तब जाके मेंडल का काम फिर हर बुक में छपने लगा है। तो काफी सालों बाद फिर मेंडल को सारे क्रेडिट दिए गए कि वाकई में इनका काम बहुत ही यूनिक था। ये जो बातें मैंने आपको समझाई, इनमें से ध्यान रखिएगा, मेंडल ने जितनी भी बातें कही थी उसके हमेशा वो पोस्टुलेट देता था, कंक्लूजन देता था। मेंडल ने बच्चों कोई लॉ नहीं बनाए। मेंडल ने बस हर चीज का कंक्लूजन दिया था, मोनोहाइब्रिड कोर्स ये कंक्लूजन, डायहाइब्रिड कोर्स ये कंक्लूजन। उन्हीं कंक्लूजन को लॉ में कन्वर्ट करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के दो लॉ बनाए थे। इन दो लॉ में से पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दो लॉ इन्होंने बनाए थे, लेकिन हम एक को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इन्होंने बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंसी जैसा लॉ नहीं दिया था। बात आती क्यों नहीं दिया? अच्छा, लॉ किसको कहते हैं? लॉ उसको कहा जाता है जो हर जगह अप्लाई हो, यूनिवर्सली अप्लाई हो। आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा। कार्ल कोरेंस ने एक प्लांट पे और काम किया था जिसका नाम था मिराबिलस। नाम सुना होगा आप लोगों ने। मिराबिलस जलापा पे काम किया था और इन्होंने डिस्कवर किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को डिस्कवर किया, कहा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी इसी लॉ का, डोमिनेंसी का ही एक्सेप्शन है। तो बताओ, इस लॉ का एक्सेप्शन किसने डिस्कवर किया? कार्ल कोरेंस। तो कार्ल कोरेंस का कहना यही था कि जब मैं इस लॉ का एक्सेप्शन खुद ही डिस्कवर कर रहा हूं, अरे खुद ही इसका एक्सेप्शन डिस्कवर कर रहा हूं, तो मैं इसे लॉ कैसे बना सकता हूं? तो इन्होंने बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंसी नहीं बनाया था। बताओ कौन कौन से लॉ दिए थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंसी लॉ इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका एक्सेप्शन इन्होंने ही डिस्कवर किया था, इसीलिए बच्चों इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंसी देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में जेनेटिक्स को आसान करने के लिए इस लॉ को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। बाद में जेनेटिक्स को आसान करने के लिए इसको भी इंट्रोड्यूस किया। बाकी स्टार्टिंग में तो कितने लॉ दिए गए थे? दो ही लॉ दिए गए। क्लियर? यहां पर ये मैंने जितने भी डेटा आपको समझाए, ईयर समझाए, ये याद रखना है। इन ईयर में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कब इन्होंने वर्क स्टार्ट किया। 1856 कंप्लीट। कितने ईयर? अच्छा, कब पब्लिश किया? कब रीडिस्कवर्ड हुआ? 1900 में डिस्कवरी कितने ने की? तीन। तीनों के नाम भी एनसीईआरटी में लिखे हैं, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवरीज, एरिक वैन शेरमैन। तो इस हिस्टोरिकल पार्ट को आप ध्यान रखना है। इससे बच्चों दो बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है।
मेंडल ने कितने ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया? 7। उनका एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन क्या था? 1856 टू 1863। याद रहेगा इतना बेटे? तो इस तरह के क्वेश्चन यहां बनेंगे। अच्छा, यहां पर एक बहुत अच्छी बात ये आती है कि मेंडल ने अपनी बात 1865 में लोगों तक पहुंचाई, मतलब वही पेपर में पब्लिश कर दिया। लेकिन हमें समझ में कब आया? क्या 1900 में समझ में आने लगा? जब इन तीनों साइंटिस्ट ने सेम काम किया तब जाके हमें समझ आया। देखा जाए तो कितने सालों तक मेंडल के काम हिडन रहे? 35, अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर तक मेंडल के काम अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। बात आती है इतने सालों तक मेंडल के काम क्यों छिपे रहे, इसके पीछे क्या रीजन? 35 ईयर्स तक जो लोगों को मेंडल के काम समझ में नहीं आए, इसके बच्चों कुछ रीजन है। इसमें सबसे पहला रीजन आता है कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। उस जमाने में बच्चों कम्युनिकेशन आसान नहीं था, मतलब अपनी बात लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम। मेंडल ने भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मैगजीन का यूज किया था, याद है? नेचर, फॉरेस्ट एंड वेरी। लेकिन मैंने कहा वो मैगजीन इतनी फेमस नहीं थी। उसमें उस मैगजीन को ज्यादातर साइंटिस्ट लोग पढ़ते नहीं थे, ज्यादातर साइंटिस्ट के पास वो जाती ही नहीं थी। तो इसीलिए बच्चों एक बहुत बड़ी दिक्कत आई कि मेंडल अपनी बात प्रॉपर तरीके से दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, कम्युनिकेशन की दिक्कत आई। सेकंड बच्चों, उन्हें दिक्कत का फेस करना पड़ा। मेंडल कहा करता था कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर होते। मेंडल हमेशा यही बोलता है कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। फिर वो कहता था कि ये जो फैक्टर होते हैं ये एक स्टेबल चीज है। अच्छा, फैक्टर मतलब आज के जमाने में कहते, तो उन्होंने कहा फैक्टर जीन क्या है? स्टेबल। और साथ ही साथ कहा कि ये एक डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट एनसीईआरटी पढ़ोगे ऐसे शब्द मिलेगा। डिस्क्रीट का मतलब होता सेपरेट, किसी से ये इंटरमिक्स नहीं होती, ब्लेंड नहीं होती, मिक्स नहीं करती। मतलब ये स्टेबल है, किसी और के साथ ये मिक्सअप नहीं होती। अब उस जमाने के साइंटिस्ट पूछते थे कि आप कहते हो कि फैक्टर स्टेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता, तो फिर हम सब के अंदर ये वेरिएशन क्यों आ रही? मेंडल से ही पूछा जाता था कि फैक्टर जो होता है स्टेबल है, तो फिर ये वेरिएशन कैसे आ गई, उसके बारे में समझो। मेंडल इसका कोई जवाब नहीं दे पाता और वाकई में वो वेरिएशन को समझा भी नहीं सकता। इस वेरिएशन आने के पीछे मेन रीजन म्यूटेशन। और म्यूटेशन को समझाने वाले साइंटिस्ट पहली बार थे ह्यूगो डिवरीज, वो तो बाद में आए थे। अरे बात समझे ना? मतलब मेंडल के टाइम पर म्यूटेशन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इस वजह से बच्चों ये वेरिएशन को समझा नहीं पाते। लेकिन उस टाइम के साइंटिस्ट लोग क्वेश्चन तो पूछते थे कि बताओ वेरिएशन का क्या रीजन है, तो वो वेरिएशन का प्रॉपर रीजन नहीं बता पाते। बस वो कहते थे फैक्टर स्टेबल है, डिस्क्रीट है, लेकिन वेरिएशन कैसे आती वो नहीं बता पाते। मेंडल की एक और बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी, मेंडल ने यूज किया था यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। कहा जाता है कि मेंडल इससे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स लगाई। तो उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों को ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि कैसे आप बायोलॉजी की प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स से सोल्व करें। तो ये मैथमेटिक्स का यूज करना उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों को रास नहीं आया। साथ ही साथ बच्चों एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, मेंडल कहा करता था कि कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। मेंडल हमेशा यही बोलता था, सुबह सुबह किसी से मिलता तो ये कहता कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। अच्छा, वो शाम को किसी से मिलता तो कहता कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। दिन भर ये बोलता कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। तो उस जमाने के साइंटिस्ट लोग उससे पूछा करते थे कि आप दिन भर कहते हो कि इन कैरेक्टर को लाने के लिए फैक्टर होता है, फैक्टर होता है, तो इस सेल में ये फैक्टर कहाँ है? मतलब ये न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, साइटोप्लाज्म में है, प्लास्टिड में है, कहां पर ये फैक्टर है? उसका कोई लोकेशन तो होगा, उसका कोई अता पता तो होगा, तो उसकी लोकेशन बताओ और वो किसका बना है उसके बारे में भी बताओ। मेंडल इसका बस एक ही जवाब देता था, कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। मतलब वो बस इतना कहता था कि फैक्टर होते हैं, फैक्टर होते हैं, लेकिन ये फैक्टर किसके बने होते हैं, कहां बैठे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाता था। यानी वो फैक्टर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बताता। हम पढ़ते हैं क्या मेंडल की जेनेटिक्स में फैक्टर होता था, लेकिन ये फैक्टर क्या चीज है मेंडल उसके बारे में कुछ भी प्रूफ नहीं दे पाता। यानी वो फैक्टर का फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया, कि फिजिकली बता नहीं पाया था कि फैक्टर क्या चीज है। अच्छा, आज के टाइम पे हम समझे तो फैक्टर क्या है, कहां है? न्यूक्लियस मतलब क्या क्रोमोसोम के ऊपर है? क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? लेकिन मेंडल के टाइम पे तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अरे मेंडल को तो क्रोमोसोम का नॉलेज ही नहीं था, क्रोमोसोम ही नहीं खोजे गए। और जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई तो वो फैक्टर की लोकेशन बता ही नहीं सकता।
वो कितनी भी कोशिश कर ले फैक्टर की लोकेशन नहीं बता सकता था, बस वो तो यही कहता था फैक्टर होते, लेकिन ये फैक्टर की लोकेशन नहीं समझा पाता था क्योंकि क्रोमोसोम ही डिस्कवर नहीं हुए। एक बड़ी प्रॉब्लम डार्विन ने क्रिएट की थी, चार्ल्स डार्विन। ऐसा कहा जाता है कि डार्विन का वर्क और मेंडल का वर्क लगभग साथ था। जिस टाइम पे डार्विन ने वर्क किया था, मेंडल ने भी लगभग उसी टाइम पे वर्क किया था, दोनों के वर्क लगभग साथ थे। उस जमाने में डार्विन का नाम बड़ा चलता था, तो उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट लोग, वो सारे के सारे साइंटिस्ट लोग डार्विन की बातों को सुनने में लगे। सारे साइंटिस्ट कहां बिजी थे? डार्विन की बातों को सुनने में लगा था कि डार्विन ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन दिया, सब कुछ डार्विन की बातों को सुनने में लगे थे। मेंडल की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया, और जब मेंडल की बातों को समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, तो वो उसकी बातें इतने टाइम तक हिडन ही रहे। अच्छा, ये जो मैंने आपको रीजन बताया, क्या कुछ क्लियर हुए? एक बात आपने नोटिस की होगी, मेंडल ने अपनी बात कब पब्लिश की और मेंडल की बात वापस रीडिस्कवर कब हुई? 1900 में कितने साइंटिस्ट हैं? 3 साइंटिस्ट ने आके क्या वही काम किया? तो एक तरह से देखा जाए तो मेंडल का काम 1900 में ही आना चाहिए था, क्योंकि मेंडल का काम तब समझ में आता है जब पहले क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो, माइटोसिस की डिस्कवरी हो, मियोसिस की डिस्कवरी हो, डीएनए आरएनए की डिस्कवरी हो। मेंडल के टाइम पे तो ये कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ। मतलब मेंडल को ना क्रोमोसोम पता था, ना डीएनए पता, ना आरएनए, माइटोसिस, मियोसिस, कुछ पता नहीं था। फिर भी जेनेटिक्स की इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आज के टाइम पे हमें सब पता है, फिर भी जेनेटिक्स समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन मेंडल को बच्चों ये सब कुछ नहीं पता था, फिर भी जेनेटिक्स की इतनी बड़ी बातें करके। अब सोचिए जरा, इवन ये जो माइटोसिस मियोसिस डिस्कवर्ड भी तब हुए थे जब मेंडल की डेथ हो रही थी। मतलब मेंडल ऊपर जा रहा था, माइटोसिस मियोसिस नीचे आ रहे थे, है ना? तो माइटोसिस मियोसिस की डिस्कवरी तो बहुत लेट स्टेज में हुई थी, तो मेंडल को माइटोसिस मियोसिस का नॉलेज नहीं था। इसी वजह से बच्चों उसकी बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि मेंडल ये फैक्टर बोला करता है, कहाँ होता है, कुछ पता ही नहीं पता था। लेकिन ध्यान रखिए, मेंडल का एग्जिट काम देखा जाए तो 1900 में आना चाहिए, और आप देख भी रहे हैं एक साथ 3 साइंटिस्ट आकर क्या मेंडल के कामों की रीडिस्कवरी कर रहे हैं। तो मेंडल का काम एक्चुअली में आना कब चाहिए था, लेकिन यहां पर मेंडल ये काम बहुत पहले ही कर गया। अरे बहुत जल्दबाजी में वो काम कर गया, मतलब वो बहुत पहले, अपने टाइम से बहुत पहले कर गया था। ये एक बड़ी दिक्कत आ गई थी। मतलब कोई चीज की डिस्कवरी टाइम से पहले हो जाए तो वो भी गड़बड़ है। तो मेंडल ने यही गड़बड़ कर दी थी कि जो चीज डिस्कवर होनी चाहिए थी 1900 में, वो बहुत पहले डिस्कवर कर गया। अरे क्रोमोसोम तो डिस्कवर नहीं हुए और वो जीन की बातें कर रहा है। अरे क्रोमोसोम की तो डिस्कवरी नहीं हुई और वो जीन की बातें कर रहा है, और जीन को अगली जनरेशन में तक ले जा रहा है। तो एक तरह से मेंडल की बातों की यही प्रॉब्लम थी कि उसने अपना काम टाइम से बहुत पहले कर दिया था, ये दिक्कत आई थी। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में ये जो मैं आपको रीजन समझा रहा हूं, क्या ये मेंडल के फेल्यूर के रीजन है? नहीं। अरे मेंडल कोई फेल थोड़ी हुआ है। अगर मेंडल फेल हो गया था तो 1884 में जब डिलीट हुआ था तो वापस क्यों लाते उसको, है ना? ये बच्चों मेंडल के फेल्यूर के रीजन नहीं है, ये मेंडल के काम इतने सालों तक क्यों हिडन रहे, अनरिकॉग्नाइज रहे, उसके रीजन। आपके एनसीईआरटी में 4 रीजन दिए, तो ये 4 रीजन तो कम से कम सभी याद रखें। बताओ, पहला क्या बताया मैंने? एक तो कम्युनिकेशन की दिक्कत थी उस जमाने में, दूसरा फैक्टर स्टेबल है तो फिर ये वेरिएशन कैसे आ रही है, मैथमेटिक्स का यूज करना, और एक और कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर है, लेकिन फैक्टर का प्रूफ नहीं दे पाए कि फैक्टर कहां होते हैं। और एक और बड़ी दिक्कत किसने कर रखी थी? डार्विन। एनसीईआरटी में ये स्टार्टिंग के 4 रीजन दिए हैं, तो ये 4 रीजन तो आप अच्छे से याद रखें। एक बात आती है, मेंडल को माइटोसिस मियोसिस इन सब का नॉलेज नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी क्या मेंडल को सक्सेस तो मिली है? तो क्वेश्चन आता है, मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीजन? अब बच्चों हम सक्सेस के रीजन समझेंगे। मेंडल की सक्सेस के पीछे रीजन में सबसे पहला रीजन, और वो रीजन आता है, ही स्टडीड वन और टू कैरेक्टर एट ए टाइम। ही स्टडीड वन और टू कैरेक्टर एट ए टाइम। वो एट ए टाइम एक या दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करता था। ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे। मेंडल से पहले के साइंटिस्ट लोग आए थे, उन्होंने भी कई तरह के हाइब्रिडाइजेशन कोर्स किए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मेंडल के पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, जैसे इस प्लांट में उन्होंने कैरेक्टर लिया, तो इस प्लांट के अंदर वो कई सारे कैरेक्टर एक साथ मिलते थे। जैसे इस प्लांट में हाइट को स्टडी किया,
इसी प्लांट के अंदर वो फ्लावर कलर को स्टडी करते थे, इसी प्लांट के अंदर वो पोड, पोड मतलब मटर की फली या फ्रूट आप कह सकते हो, पोड कलर को स्टडी करते, इसी के अंदर वो सीड कलर को स्टडी करते। पहले मुझे इतना बताओ, एक प्लांट में एक कैरेक्टर होते हैं बहुत सारे। मेंडल से पहले के साइंटिस्ट लोगों की यही दिक्कत है कि वो इन सारे कैरेक्टर को एक साथ लेके स्टडी करते और अगली जनरेशन में चेक करते। अगली जनरेशन में हाइट भी चेक करते, फ्लावर कलर भी चेक करते, पोड कलर, सीड कलर सब चेक करते। और जब इतने सारे कैरेक्टर एक साथ चेक करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पैटर्न में ये गए। आपको कोई प्रॉपर पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब एक साथ स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है। मेंडल की क्या खासियत थी, मेंडल ने इन सब में से यहां पर स्टडी किया हाइट को। अच्छा, फ्लावर कलर से मतलब नहीं है, पोड से मतलब नहीं, सीड से मतलब नहीं, कुछ नहीं। बताओ कितना कैरेक्टर चूज किया, एक, बस एक। और अगली जनरेशन में केवल हाइट को चेक किया। जब आप एक कैरेक्टर लेके स्टडी करोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस पैटर्न में ये अगली जनरेशन में जा रहा है। मेंडल की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि वो एट ए टाइम या तो एक कैरेक्टर ले लेता था या ज्यादा दो ले लेता था और उन्हीं को फिर स्टडी करता था। सक्सेस के पीछे पहला रीजन है। दूसरा, मेंडल की सक्सेस के पीछे दूसरा रीजन होता है पी प्लांट पे वर्क करना। पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करना मेंडल की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, पी प्लांट लेने का फायदा क्या होता है? पी प्लांट में आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक तो इसको ग्रो करना आसान है। अगर मैं पी के सीड्स आप सबको दे दूं और आपसे कहूं कि जाके ग्रो करिए, तो आप बड़े आसानी से कहीं पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाता है। पी प्लांट में एक और बड़ा फायदा होता है शॉर्ट लाइफ स्पान। इसका लाइफ स्पान शॉर्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 2 से 3 मंथ, 2 से 3 महीनों का। अच्छा, लाइफ स्पान छोटा होने से क्या फायदा? कम टाइम में ज्यादा जनरेशन स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी जनरेशन आएगी। ह्यूमन में स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि ह्यूमन का तो लाइफ स्पान ही बहुत ज्यादा है। अपनों में से तो कई लोग सेंचुरी पूरी कर जाते हैं। और कई बार किसी एक पर्सन को लेकर साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है, तो स्टडी करते करते कई बार साइंटिस्ट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे बच्चों एक और बहुत बड़ा रीजन होता है पी प्लांट में, एक और ये रीजन होता है कि पी प्लांट में नेचुरली नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पी प्लांट में नेचुरली क्या होता है बच्चों? सेल्फ। लेकिन इसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। पी प्लांट में सेल्फिंग का ऑप्शन भी है और क्रॉस का भी ऑप्शन है। तो मेंडल अपने हिसाब से F1 लाने के लिए क्रॉस करा देता था, F2 लाने के लिए सेल्फिंग करा देता था। तो हर तरह के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल थे। अच्छा, पी के अगर हम फ्लावर की बात करें तो पी का जो फ्लावर होता है ये बाइसेक्सुअल होता है। इसमें ये एंथर है और ये ओव्यूल है। अब से बच्चे ध्यान रखना, यहां पर इसका फ्लावर ऐसे क्लोज होता है, बंद रहता है। अगर इसके पोलन ग्रेन उड़ेंगे तो बताइए क्या इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे? बताओ प्रोसेस का नाम, सेल्फ या क्रॉस? तो नेचुरली क्या हो रहा है? सेल्फ। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके बच्चों फ्लावर को ओपन कर सकते हैं और यहां से इसके पोलन ग्रेन लेके इसके ऊपर फर्टिलाइज भी करा सकते हैं। तो बताइए क्या दोनों ऑप्शन है? सेल्फिंग का ऑप्शन भी है और क्रॉस का ऑप्शन भी है। तो पी प्लांट में दोनों ऑप्शन मिलते हैं। क्वेश्चन आएगा, ढंग से सुनना। पी प्लांट में नेचुरली क्या होता है? तो नेचुरली तो आप सेल्फिंग ही बताएं। पी प्लांट में एक और बड़ा फायदा होता है कि पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बहुत सारे होते हैं, या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। अब सबसे एनसीईआरटी में ये शब्द बहुत जगह मिलेगा, कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है जिनको डिफरेंशिएट करना आसान है, जिनको आसानी से हम पहचान सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने ये बनाया टोल और ये मैंने बनाया ड्वार्फ। क्या आप इन टोल और ड्वार्फ को अच्छे से पहचान पा रहे हो? आपको लग रहा है ना कि टोल बहुत बड़ा है, ड्वार्फ बहुत छोटा है। तो आसानी से डिफरेंशिएट करें तो ऐसे ट्रेट का नाम कॉन्ट्रास्टिंग। तो इनको बच्चों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं। लेकिन सोचिए अगर टोल ऐसा होता और ये ड्वार्फ ऐसा होता, बताइए क्या दोनों में ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो इनको हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नाम नहीं दें। तो समझ में कॉन्ट्रास्टिंग किसको कहते हैं? बताओ कॉन्ट्रास्टिंग किसको कहते हैं? जिनको डिफरेंशिएट करना आसान। तो जिनको डिफरेंशिएट करना आसान हो उन्हीं ट्रेड्स को कहा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। और पी प्लांट में से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड बहुत सारे होते। अच्छा, कितने कैरेक्टर होते पी प्लांट? 7। जैसे सीड के शेप की बात करें, एक तो होता है राउंड, दूसरा होता है क्या? राउंड रिंकल में डिफरेंस आ जाएगा? आसानी से देख पा रहे हो, क्या कहोगे? कॉन्ट्रास्टिंग। इनको क्या कहेंगे बच्चों? कॉन्ट्रास्टिंग।
तो पी प्लांट की एक खासियत होती है। पी प्लांट की एक और बड़ी अच्छी खासियत बात ये होती है कि पी प्लांट में सीड जो होते हैं लार्ज होते हैं। अच्छा, बड़े सीड हैं, इससे क्या फायदा? उनको माइक्रोस्कोप में देखना, उनको काउंट करना, स्टडी करना आसान होता है। तो पी प्लांट लेने का क्या फायदा है, मैंने आपको सारे बता दिए। पहला बताया, ग्रो करना इजी है। दूसरा, लाइफ स्पान शॉर्ट है। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन, आर्टिफिशियली क्या उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड बहुत सारे। और एक और बड़ा फायदा, इसके सीड कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। इसी वजह से पी प्लांट पे वर्क किया जाता है। और एक बात ये ध्यान रखो, जेनेटिक्स में उस ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेंड करना ज्यादा अच्छा माना जाता है जिसका लाइफ स्पान छोटा हो। बताइए, इसका लाइफ स्पान क्या छोटा है? अच्छा, छोटे लाइफ स्पान लेने वाले को फायदा क्या हो? कम टाइम में ज्यादा जनरेशन तक स्टडी कर पाए। तो जितने भी जेनेटिक्स के साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेंड करना पसंद करते हैं जिसका लाइफ स्पान शॉर्ट हो। अच्छा, यहां पर पी प्लांट में ग्रो क्यों किया गया, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया। सक्सेस के पीछे तीसरा रीजन आता है, और वो आता है मेंडल ने क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की क्वांटिटेटिव स्टडी की थी, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था। क्वालिटेटिव कैरेक्टर का क्वांटिटेटिव स्टडी किया था। अब ये लाइन ध्यान समझिएगा, बच्चों को यही परेशान करता है। मेंडल ने यहां पर बच्चों इस प्लांट के अंदर ले लिया, सपोज करिए यहां पर इस प्लांट के अंदर हाइट को स्टडी किया। अच्छा, ये जो हाइट है ये कहलाती है क्वालिटी। बताओ हाइट क्या है? क्वालिटी। फिर यहां पर भी हाइट, बताओ क्या है? हाँ बोलो एक बार सभी। क्वालिटी। बताओ इसमें भी हाइट, बताओ क्या है? क्वालिटी। इसमें भी हाइट, बताओ क्या है? क्वालिटी। अच्छा, इस हाइट क्वालिटी को 1 2 3 4 एक प्लांट में स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे। तो बहुत सारे प्लांट में स्टडी करना मतलब इसी को लिखेंगे हम क्वांटिटी। अरे कुछ समझे? बताओ, क्वालिटी वाले कैरेक्टर को मेंडल ने वो बहुत सारे में स्टडी किया, मतलब क्वांटिटी में स्टडी किया था। इसी को कहा जाता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर की क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव कैरेक्टर की क्वांटिटेटिव स्टडी मतलब बहुत सारे प्लांट में वर्क करना। और बहुत सारे प्लांट में वर्क करना ये मेंडल की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन। मेंडल ने, मैंने अभी आपको बताया भी था कि अपनी लाइफ में 7 साल के अंदर उन्होंने लगभग 35,000 पी प्लांट को ग्रो करवाया। 35,000 पी प्लांट को ग्रो करवा के उन्होंने स्टडी की। बहुत सारे पी प्लांट पे स्टडी किया था। इससे फायदा क्या है? मान लीजिए बच्चों, में केवल एक प्लांट लेता, इसकी अगली जनरेशन में चेक करता, फिर इसकी अगली जनरेशन में चेक करने के बाद कंक्लूजन दे देता, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ भी दे देता। बताइए, एक प्लांट पे स्टडी करने के बाद कंक्लूजन आ गए, क्या मेरे कंक्लूजन 100% ऑथेंटिक है? ये तो गड़बड़ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चों एक प्लांट में तो बाय चांस रिजल्ट आ सकता है, तुक्का लग सकता है। अच्छा, मैंने इस पर भी एक्सपेंड किया, सेम रिजल्ट। इस पर भी एक्सपेंड किया, सेम रिजल्ट। इस पर भी एक्सपेंड किया, सेम रिजल्ट। बताइए, मुझे सब जगह रिजल्ट सेम मिल रहा है, तो क्या मेरे कंक्लूजन ऑथेंटिक है? बस यही मेंडल की खासियत। मेंडल ने जब यहां पर अपने कंक्लूजन दिए थे तो ऐसा नहीं कि केवल एक पी प्लांट को स्टडी करके दे दिया, उसने बहुत सारे पी प्लांट पे स्टडी किया और फिर अपने कंक्लूजन दिए, और इसीलिए कहा जाता है कि उसके रिजल्ट ऑथेंटिक। मेंडल ने यहां पर इस प्लांट पे स्टडी किया, फिनोटाइपिक रेशो 3:1 आया, इसमें भी 3:1, इसमें भी 3:1, इसमें भी 3:1। बताओ सब जगह रेशो कैसा आ रहा है? सेम। तो हम कहेंगे उसका रिजल्ट ऑथेंटिक। अरे समझे? अच्छा, क्यों कह रहे हैं हम उसका रिजल्ट ऑथेंटिक था? क्योंकि उसने एक नहीं बहुत सारे प्लांट पे स्टडी करने के बाद रिजल्ट दिया था। इसीलिए हम कहते हैं उसके रिजल्ट हवा में नहीं आए थे, पूरी तरह से ऑथेंटिक है। इसके लिए आपके एनसीईआरटी बड़ा अच्छा वर्ड लिखिए, मेंडल एक्सपेरिमेंट हैड लार्ज सैंपलिंग साइज। एनसीईआरटी में ऐसा शब्द मिलेगा, लार्ज सैंपलिंग साइज। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे प्लांट पे वर्क करना। अरे एक नहीं, बहुत सारे पी प्लांट पे वर्क करता था, मतलब उसके सैंपल ज्यादा, इसलिए लिखा गया लार्ज सैंपलिंग साइज। ऐसे स्टेटमेंट आएगा, मेंडल एक्सपेरिमेंट हैड नैरो सैंपलिंग साइज। नहीं, नैरो नहीं, कैसी थी? लार्ज सैंपलिंग साइज थी। उसकी सैंपलिंग साइज बड़ी थी, ज्यादातर प्लांट पे वर्क किया, और ज्यादा प्लांट पे वर्क करना ये उसकी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन माना गया। अच्छा, इसी में ही यहां पर बच्चों मेंडल ने जितने भी क्रॉस किए थे सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया, और मैंने कहा था रिकॉर्ड मेंटेन करना ये भी उसकी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन। अच्छा, मैंने सक्सेस के पीछे 4 रीजन मेन बताया। पहला,
1 और 2 कैरेक्टर की एट ए टाइम स्टडी करना, दूसरा पी प्लांट को स्टडी करना, तीसरा क्वालिटेटिव कैरेक्टर की, अच्छा क्वांटिटी में स्टडी करना मतलब बहुत सारे प्लांट में स्टडी करना, या और अच्छे से बोले लार्ज सैंपलिंग साइज रखना, और चौथा क्या बताया, रिकॉर्ड मेंटेन करना। ये मेंडल की सक्सेस के पीछे है। अब कंफ्यूज मत होना, यहां पर जो मैं आपको रीजन बता रहा था वो किसके, मेंडल के इतने सालों तक काम हिडन क्यों रहे, हिडन के थे, और ये सक्सेस के, मिक्स नहीं करना, पी प्लांट पे वर्क करना, ये किसका रीजन, सक्सेस का, मैथमेटिक्स का यूज करना, हिडन का। अच्छा, कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर है, फैक्टर का प्रूफ नहीं दे पाए, हिडन है। मेंडल ने क्वालिटेटिव कैरेक्टर की क्वांटिटेटिव स्टडी की, सक्सेस का। तो ये कौन किसका रीजन है, बिल्कुल ढंग से ध्यान रखना है। आपके एनसीईआरटी में हिडन या अनरिकॉग्नाइज के रीजन लिखे, ये नहीं लिखे, लेकिन फिर भी इनको ध्यान रखो, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। समझ गए सब अच्छे से? तो ये जो मेंडल का हिस्टोरिकल पार्ट था, ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको समझाई। मेंडल ने अब पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे, कितने कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर। कौन से थे, उसमें कौन डोमिनेंट था, कौन रिसेसिव था, उसको हम अगली क्लास में लेंगे, उसमें टाइम लगेगा, तो अगली क्लास में उसको लेंगे। आज इतने